तो गुड इवनिंग, नमस्कार सभी का। ज्ञान की दुनिया निशु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमारी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद मुग़ल हम पढ़ रहे थे। तो मुग़ल में हमने एक इंट्रोड्यूस जो उसका एक परिचय कर लिया था, इंट्रोड्यूस कर लिया था हमने उसको कि मुग़ल कौन थे, कहाँ से आए थे, है ना। और बाबर के विषय में हमने संपूर्ण पढ़ लिया था। आज बाबर के बाद जो भी मुग़ल कालीन सत्ता है, आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुग़लों में आगे बाबर के बाद कौन शासन करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। तो बाबर हम देख चुके हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा जाता है। और उसके बाद क्या है, दिल्ली पर एक नए वंश और नए शासनकाल का शुरू हो जाता है, जो कि क्या है, मुग़ल सल्तनत के रूप में या मुग़ल साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसके पहले हमने बाबर को देख लिया था। बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, और 4 साल का बाबर का शासन रहा। उसकी मृत्यु के बाद क्या है, उसका जो बेटा है हुमायूं, वो शासन गद्दी पर बैठता है और राज्य का संचालन करता है। तो 10 साल शासन करने के बाद 5 साल बाद एक शेरशाह सूरी नामक एक राजा का वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हस्तक्षेप होता है, और 5 साल के लिए क्या है, शेरशाह सूरी वहाँ पर कब्जा करता है। और फिर बाद में क्या है, हुमायूं, और एक बीच में क्या है, सूरी वंश की स्थापना होती है 5 वर्ष के लिए। और फिर बाद में फिर हुमायूं उस सूरी वंश को समाप्त करके फिर से मुग़ल वंश का स्थापना कर देता है। तो ये पूरी कहानी रहेगी हमारी। आज हम देखेंगे हुमायूं के बारे में, और हुमायूं के बारे में डिस्कस करते हुए उसके बाद शेरशाह सूरी को भी पढ़ लेंगे। और फिर शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं को फिर से कब्जा करेगा दिल्ली सल्तनत पर। इसके बाद फिर हम अकबर को पढ़ लेंगे, तो सलीम। उसी प्रकार से क्या है, मुग़ल काल को आगे बढ़ाते हुए मुग़ल काल समाप्त कर देंगे। तो हुमायूं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पूरा नाम देख लें। तो पूरा नाम क्या है, नासरुद्दीन महमूद हुमायूं, इसका पूरा नाम है। जन्म का हुआ 6 मार्च 1508 में हुआ, 6 मार्च 1508 में। जगह कहाँ पर है, मतलब किस स्थान में हुआ, तो काबुल में हुआ था, आज का अफगानिस्तान। और पिता कौन है, बाबर है। माता कौन है, बाबर की तीसरी पत्नी महीम बेगम है, उनकी माता का नाम है। और बाबर के जो अन्य पुत्र है, मतलब हुमायूं के अन्य भाई, तो जिसमें कि कामरान है, अस्कर है, हिंदल है, और हुमायूं इसमें सबसे बड़ा पुत्र है। ठीक है। तो ये तो एक परिचय था हुमायूं के बारे में। अब परिचय होने के बाद अब यहाँ से कहानी बढ़ती है, यहाँ पर हुमायूं के दिल्ली की गद्दी पर बैठने की। तो जब बाबर थे, तो बाबर अपने क्या है, शासनकाल में ही क्या है, हुमायूं को क्या है, प्रशासनिक प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने क्या है, बंदश खां का राज्यपाल नियुक्त किया था। और उसके बाद बाबर की मृत्यु कब हो जाती है, 30 दिसंबर 1530 में। 30 दिसंबर में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। तो यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या है, प्रारंभ में बाबर के प्रमुख निजामुद्दीन अली खलीफा हुमायूं को अयोग्य समझकर बाबर की बहन गुलबदन के पति मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। मुख्यमंत्री बाबर के कौन, निजामुद्दीन अली जो क्या है, बाबर के मुख्यमंत्री थे। वो क्या है, बाबर को अयोग्य समझकर जो बाबर के बहन के पति है वो कौन है, मेहदी ख्वाजा, उसको क्या है, गद्दी पर बिठाना चाहते थे। लेकिन क्या है,
हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया, जो कि उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। तो हुमायूं मुगल शासकों में सिर्फ एक ऐसा शासक था जिसने क्या है, गद्दी पर बैठने के बाद ही क्या है, अपनी जो सत्ता है, अपना जो साम्राज्य है, अपने भाइयों में बांट दिया। तो कौन कौन थे भाई उसका? कामरान, अस्कर और हिंदाल। इन सबको क्या है, एक प्रकार से संपत्ति का विभाजन उसने पहले ही कर दिया। तो यही से आगे चल के उसके एक प्रकार से बिगड़ने का कारण बना, पतन का कारण बना, है ना। आगे चल के ये पता चलेगा अपन को आगे। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार कामरान को काबुल, ये कामरान बैठा है, कामरान को काबुल, है ना, एवं कंधार, अस्करी को कांधार दे दिया तथा हिंदाल को अलवार की जागीर दे दी। पहले ही बांट दिया सब कुछ, है ना। इसके अलावा अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बंदस खां की उपाधि उपलब्ध की जागीर दे दी। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं का समस्या, वो जो समस्या है उसको विरासत में मिली थी, जिसे उसके भाइयों की ओर से बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से क्या है, अब थोड़ा सा हुमायूं की कठिनाई की ओर बात करेंगे कि उसके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां थी। यहाँ तक आपको समझ में आ हो गया कि दिल्ली की गद्दी पर किस प्रकार से मुगलों का शासन हुआ। मुगलों के शासनों के बाद फिर बाबर आया, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं, उसका एक प्रारंभिक जो हमने परिचय देखा वो, उसके बाद हम उसके विद्रोह की ओर जा रहे हैं कि मतलब किस प्रकार से शासन संभाला और कौन कौन से शासन संभालने में उसके जीवन में कठिनाई है। तो कठिनाई की अगर हम बात करें, पहले तो आंतरिक बात करें कि आंतरिक कठिनाई कौन कौन सी थी। तो आंतरिक समस्याओं के साथ ही हुमायूं के लिए कई अन्य चुनौती भी विद्यमान थी, जैसे कि, लेकिन क्या है, हुमायूं ने इन सभी कठिनाइयों का एक प्रकार से सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक समाधान किया। इनमें सबसे प्रमुख समस्या थी अफगानों की समस्या थी। हालांकि बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। चूंकि एक प्रकार से लोधी भी अफगान थे, एक प्रकार से ये थोड़ी बहुत समस्या हल हो चुकी थी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर। किंतु इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी वास्तविक रूप से स्वयं को दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी मानता था। सुनो कहानी क्या है कि जैसे ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा, उसका भाई महमूद लोदी अब वो अपने आप में समझने लगा कि अब उत्तराधिकारी वही बनेगा। तो उस प्रकार से वो स्वयं को दिल्ली का प्रकार से एक सुल्तान समझने लगा और इसी बहाने से क्या है, अब युद्ध करेगा किससे? हुमायूं से। तो इसी बात का फैसला के लिए एक प्रकार से समस्या थी हुमायूं के लिए कि भाई जिसके पिताजी ने उसके भाई को हराया, अभी छोटा भाई फिर से आ गया युद्ध करने के लिए। तो इस बात का फैसला होता है कब? 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच अफगान युद्ध हुआ, जिसमें क्या है, अफगानों की पराजय हुई। 1532 याद रखना, अफगानों का युद्ध हुआ और उसमें क्या है, महमूद लोदी और हुमायूं का युद्ध हुआ, जिसमें क्या है, अफगानों की पराजय हुई। इससे क्या है, लोदी वंश के दिल्ली पर उत्तराधिकारी की समस्त प्रकार की जितने भी संभावना थी, जितनी प्रकार की क्या है समस्या थी, वो हुमायूं ने खत्म कर दी इस युद्ध के बाद। किंतु अभी शेर खान नामक एक अफगान शासक, जो कि महमूद लोदी की सेना में एक उच्च पद पर था, समस्या बनी हुई थी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर महमूद लोदी तो पराजित हो गया, लेकिन उसी महमूद लोदी की सेना में एक क्या है, शेर खां था, वो उच्च पद पर था उसी के सेना पर, उसकी समस्या अभी भी बनी हुई थी। वास्तवतः शेर खां एक वीर साहसी योद्धा था, जिसमें मुगल के दौरान अल्प समय के लिए दिल्ली पर क्या शासन किया था।
और सूरी वंश की स्थापना की। ये वही शेर खां है जो क्या है आगे चलकर शेरशाह अपना नाम रखेगा और सूरी वंश की स्थापना करेगा दिल्ली पर। लोधी वंश में एक उच्च पद पर था ये, क्या, एक सेना, एक क्या है, एक सैनिक था उच्च पद पर लोधी वंश के ही काल में, और आगे चल के क्या है यही सूरी वंश की स्थापना करेगा। शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शेरशाह सूरी का शासनकाल 5 वर्ष का शासनकाल रहा है, और अगर जन्म देखें तो जन्म हुआ है 1432 में, 1472 में इनका जन्म हुआ है। किसका? शेरशाह सूरी का 1472 में होगा है इनका जन्म, और नाम अच्छा खासा बड़ा है इनका, नाम अच्छा खासा बड़ा है। वर्तमान कहाँ पर हुआ है भैया जन्म स्थान? वर्तमान पंजाब के होशियारपुर के जिले बजवाड़ा में जन्म हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनका जन्म वर्तमान हरियाणा के हिसार में हुआ था। ठीक, बचपन का नाम फरीद था, पिता का नाम क्या है हसन खां, और माता का नाम क्या है प्रमाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मूलतः शेरशाह सूरी की अफगान मूल के थे। शेरशाह सूरी कहाँ के थे? अफगान मूल के थे, और माना जाता है कि इनके पूर्वज दिल्ली सल्तनत काल के दौरान ही भारत आए और वहीं पर बस गए। तो जो शेरशाह सूरी था जिसने क्या है दिल्ली पर 5 वर्षों के लिए शासन किया था, वो जो मूलतः निवासी था वो एक प्रकार से अफगान के निवासी थे, और ऐसा कहा जाता है कि उसके जो पूर्वज हैं वो दिल्ली सल्तनत काल में ही क्या है भारत आए थे और फिर यहीं बस गए थे। बाद में बहलोल लोधी के शासनकाल में शेरशाह सूरी के पिता हसन खां दक्षिण बिहार की एक छोटी रियासत जौनपुर के क्या है जागीरदार नियुक्त हुए थे। इसके बाद बहलोल लोधी के समय इसके पिता हसन खान, बहलोल लोधी के समय इसके पिता हसन खान है वो क्या है दक्षिण बिहार के एक छोटी सी रियासत जौनपुर में उसमें क्या है जागीरदार के पद पर नियुक्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि अपनी वीरता के फलस्वरूप फरीद ने क्या है अल्प आयु में ही एक शेर को मार दिया था। फरीद कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का ही बचपन का नाम क्या है? फरीद। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने क्या है बचपन में ही क्या है एक शेर को मार दिया था, और इस कारण से क्या है उनका नाम शेरशाह सूरी भी रख दिया। इस कारण से उन्हें क्या दक्षिण बिहार के सूबेदार बाहर खां लोहानी ने शेर खां का नाम दिया था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बाहर खां लोहानी, कौन याद रखना, जो क्या है दक्षिण के सूबेदार बाहर खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। कुछ समय बाद बाहर खां लोहानी की मृत्यु हो गई। इसकी दक्षिण बिहार के जो सूबेदार थे कौन? बाहर खां लोहानी की मृत्यु हो गई कुछ समय बाद, तथा शेरशाह सूरी ने उनकी विधवा दुदू बेगम से विवाह कर लिया। जिस राजा ने उपाधि दी उसके बाद उसकी मृत्यु हुई और उसकी विधवा से क्या है उसने शेरशाह ने शादी कर ली। इसके बाद 1429 में शेरशाह ने तत्कालीन बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत अली की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद 1529 में क्या होता है बंगाल के जो शासक हैं नुसरत खां को पराजित करके हजरत अली की क्या है उपाधि धारण कर लेते हैं। कौन? शेरशाह सूरी। जहां पर एक और मुगल शासक हुमायूं की अधीनता को औपचारिक रूप से स्वीकार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ यह आंतरिक रूप से मुगलों के विरुद्ध संगठन का विकास भी कर रहा था। बड़ा ही समझदार और बुद्धिमान एक प्रकार से राजा कहें, क्योंकि ये जब शासन बना था इसकी उम्र बहुत ज़्यादा, लगभग 60 वर्ष की उम्र में एक राजा बना था। तो जैसे शेरशाह एक वृद्धावस्था कह सकते हैं कि इस वृद्धावस्था में राजा बना, वैसे ही जलालुद्दीन भी क्या है एक प्रकार से एक वृद्धावस्था में राजा बना। तो जितने भी वृद्धावस्था में बनेंगे एक प्रकार से उनकी कूटनीति और दूरदृष्टि एक प्रकार से बहुत बढ़िया रहेगी। और जिस प्रकार से जलालुद्दीन ने कूटनीति से अपना साम्राज्य विस्तार किया, इस प्रकार से ही क्या है शेरशाह सूरी ने भी क्या है
मुगलों के सामने एक प्रकार से दिखाया कि वो मुगलों के साथ हैं, पर क्या है आंतरिक रूप से वहीं पर क्या है उनके खिलाफ एक मजबूत संगठन को भी उसका विकास किया। हालांकि लगभग समस्त बंगाल शेषासुर के अधीन आ चुका था। गुजरात का शासक बहादुर शाह भी अफगानों के पक्ष में था। गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। अतः शेषासुरी ने एक विशाल संगठन को मुगल गुप्त तरीके से हुमायूं के विरुद्ध विकसित कर लिया था। इसी क्रम में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 में चौसा तथा 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह की विजय हुई। तो हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध 2 वर्ष में, जैसे मान के चलो, एक 1539 में चौसा और 1540 में बिलग्राम, ये जो बिलग्राम है इसमें युद्ध हुआ, जिसमें विजय हुई किसकी? शेरशाह सूरी की। और 5 वर्षों के लिए यहाँ पर क्या है दिल्ली सल्तनत पर एक प्रकार से सूरी वंश की स्थापना हो गई। चौसा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी अथवा जब शेरशाह सूरी क्या है विजय प्राप्त करने के लिए क्या है शाह अथवा अल सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तथा अपने नाम के सिक्के जारी करने के साथ ही अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए। जब चौसा का युद्ध उन्होंने जीता था तो उपाधि कौन सी धारण की थी? जब शेरशाह सूरी ने पहले 1539 में चौसा का युद्ध जीता तो उन्होंने शाह के बाद क्या है सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। एक तो क्या है शाह है, उसके बाद सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। उसके बाद अपने नाम के सिक्के भी चलवाए और सिक्के चलवाने के बाद खुतबे पढ़वाए। खुतबे का मतलब होता है यहाँ पर क्या है अपनी ही तारीफ पढ़वाना। 1540 के बिलग्राम के निर्णायक युद्ध के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा एक नए वंश सूरी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं। गुजरात के शासक किसने शेरशाह का साथ क्यों दिया? अब जो गुजरात का शासक है उसने एक महत्वपूर्ण एक प्रकार से मध्यस्थता और एक की रोल निभाया। जब 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 बिलग्राम का युद्ध हुआ था और यहीं पर क्या है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो इसमें गुजरात के जो शासक हैं उनका बहुत रोल था। तो उन्होंने क्या है शेरशाह का साथ क्यों दिया, ये एक जानने की बात है। तो गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह मूलतः प्रारंभ से ही अफगानों का पक्षधर था। तो जो गुजरात का शासक था वो पहले से ही अफगानों को क्या है पक्षधर था, क्योंकि अफगानों के प्रति संवेदनशील भौगोलिक अव्यवस्था होने तथा दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुजरात के प्राय सभी शासकों के अफगानों से निकट संबंध थे। तो क्या है कुछ भौगोलिक संबंध भी था अफगानों का वहां से, तभी तो और मतलब उन्होंने क्या है तो एक प्रकार से उनको मतलब अफगान प्रिय थे। अतः गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अफगान अर्थात शेरशाह सूरी का साथ दिया। अब शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था की ओर चलते हैं आगे। शेरशाह सूरी का 5 वर्षों का शासनकाल उसके प्रशासनिक क्षमताओं के लिए माना जाता है। मतलब अगर शेरशाह सूरी का हम इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा क्या खास है, तो प्रशासनिक जो उनकी क्षमताएं हैं उन्होंने उसमें बेहतरीन कार्य किया, बहुत सुधारपूर्वक कार्य किया, इसलिए उनका जो प्रशासनिक काल है वो एक महत्वपूर्ण काल मतलब महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। परंतु शेरशाह सूरी को समकालीन इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी द्वारा निर्मित पुस्तक तारीख शेरशाही इस पर प्रकाश डालती है। अगर आपको शेरशाह सूरी के बारे में और डिटेल से पढ़ना है या फिर और विस्तृत जानकारी चाहिए तो एक पुस्तक है तारीख शेरशाही। इस पुस्तक में क्या है शेरशाह सूरी की पूरी एक प्रकार से जानकारी मिल जाएगी। परंतु शेरशाह को प्रसिद्धि दिलवाने का श्रेय 20वीं शताब्दी के इतिहासकार कालिका रंजन कांगो को उनकी पुस्तक शेरशाह और उस काल
यहाँ पर एक और लेखक हैं 20वीं शताब्दी के, जिनका नाम है क्या है, कालिका रंजन कानगू। तो इनकी पुस्तक भी है। तो इस पुस्तक में क्या है, इनके बारे में डिटेल लिखी गई है। तो उन्होंने क्या है, जब वो पुस्तक आई तो और लोगों ने जाना कि भाई इतिहास, जो शेरशाह सूरी का इतिहास है और किस प्रकार का इतिहास है, इसके बारे में क्या है और एक प्रकार से रोशनी डाली किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में। किसने? कालिका रंजन कानगू। यद्यपि शेरशाह को किसी नई शासन व्यवस्था की सूत्रपात करने वाला शासक नहीं माना था, मतलब उन्होंने कोई नया शासन नहीं बनाया, कोई नया नियम कानून नहीं बनाए, परंतु उसने विद्यमान शासन व्यवस्था को ही नए रूप में प्रचलित किया। जो शासन व्यवस्था थी उसी को क्या है, संचालित रूप में चलाया। शेरशाह की शासन व्यवस्था के ही बाद में चलकर अकबर की शासन व्यवस्था का आधार बना। इसी कारण शेरशाह को अकबर का अग्रगामी माना जाता है। भाई जिस प्रकार से एक शेरशाह सूरी की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था थी, और वही व्यवस्था को क्या है, चलाकर रखा किसने, अकबर ने। मतलब ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार की शासन व्यवस्था शेरशाह सूरी के शासनकाल में थी, अकबर ने वैसे ही शासन प्रणाली को अपनाया था। दरअसल अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल अफगानों के समय से ही राजतंत्र कमजोर था। अफगानों में मूलतः जनजातीय स्वतंत्रता की भावना थी, इसलिए दिल्ली के शासकों विशेषकर लोधी वंश ने अफगान सरदारों के साथ समानता का व्यवहार करना प्रयास किया, ताकि वह शासन के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह न कर सके। उदाहरणतः बहलोल लोधी का शासन कब से था, 1451 से लेकर 1489 तक। अफगान सरदारों एवं अमीरों को अमीर अली के नाम से संबोधित करता था, जिसका भावार्थ सम्मानीय व्यक्त होता था, मतलब जिसका अर्थ होता था कि भैया सम्मानीय है, किंतु सकारात्मक परिणाम बहलोल लोधी को प्राप्त नहीं हुआ। हमने देखा आगे चल के क्या है, जो एक प्रकार से गुट था वही विरुद्ध हो जाता है किसके, बहलोल लोधी के। इसके बाद सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के विपरीत अफगान सरदारों को कठोरता से नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंतु यह भी अफगान सरदारों के षड्यंत्र से मुक्त नहीं हो पाया। एक प्रकार से जिस प्रकार से क्या है, बहलोल लोधी उसने क्या है, सरदारों को क्या है, एक प्रकार से अपने नियंत्रण में रखना चाहा, लालसा से, बड़े पद से, तो वो भी लेकिन क्या है, एक प्रकार से शिकार हो गया षड्यंत्र का। उसके बाद जब सिकंदर लोधी आया, सिकंदर लोधी ने कठोरता अपनाई, लेकिन ये भी क्या है, एक प्रकार से षड्यंत्र का शिकार हो गया। अपने क्या है, पूर्ववर्ती सुल्तानों के विपरीत शेरशाह सूरी ने ना तो अफगान शासकों को कठोरता से नियंत्रित करने का प्रयास किया और ना ही उनके साथ उदारता एवं समता पूर्वक व्यवहार किया, बल्कि इससे एक कदम आगे जाते हुए शेरशाह सूरी ने राजतंत्र तथा सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया। यहाँ पर क्या है, जो शेरशाह सूरी है वो तटस्थ है। तटस्थ का मतलब ये है कि ना वो अफगान सरदारों को एक प्रकार से कोई लालच देकर उन्हें सम्मान नहीं करना चाहता है कि ताकि ये राजतंत्र में बने रहें, और ना ही एक प्रकार से कठोर नीति अपना रहा है ताकि वो कभी मतलब विद्रोह न कर सके। ये क्या है, एक प्रकार से तटस्थ है कि जो राजतंत्र के लिए बढ़िया है वो वही करेगा। यह भी एक कारण था कि शेरशाह सूरी की केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। शेरशाह सूरी का मत था, क्या था कि उसने केंद्रीय शासन को अपनाया था, और इसके बारे में क्या मत था, केंद्रीय राज सत्ता का मजबूत एवं सुदृढ़ होना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। सत्ता पर कौन बैठा है, प्रमुख मुख्य लक्ष्य राज सत्ता के आदेशों का निश्चित पूर्वक पालन एवं अपने साम्राज्य का कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। तो ये बहुत जो कथन है इनका बहुत प्रशंसनीय, बहुत क्या है, सराहनीय और प्रशंसनीय एक प्रकार का कथन है कि केंद्रीय राज सत्ता मजबूत एवं सुदृढ़ होनी चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि सत्ता पर कौन बैठा है। सत्ता पर कौन बैठा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, केंद्रीय सत्ता मजबूत एवं सुदृढ़ होनी चाहिए। केंद्र में कौन बैठा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केंद्र अगर मजबूत रहेगा तो राज्य वाले विद्रोह नहीं कर पाएंगे। इसका कहने का तात्पर्य है मुख्य लक्ष्य राज सत्ता के आदेशों का निश्चित पूर्वक पालन एवं साम्राज्य पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए, ताकि क्या है, विद्रोह ना हो सके।
इस प्रकार शेरशाह सूरी एक प्रकार से आधुनिक राज्य की अवधारणा का अप्रत्यक्ष अपनाया उसने। कतिपय इतिहासकारों का मत यह है कि शेरशाह सूरी अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था के मॉडल से अत्यधिक प्रभावित था। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन से प्रभावित था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी कठोर एवं केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अनुसरण किया था। अपने साम्राज्य को संरक्षित रखने एवं उससे सुदृढ़ प्रदान करने के लिए शेरशाह सूरी ने मिश्रित एवं समन्वित रणनीति को अपनाया। इसके अलावा इसके तहत शेरशाह सूरी ने कुछ पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को उनके मूल रूप परंपरागत, उनके जो पहले से ही परंपरागत मॉडल हैं अथवा संबंधित रूप से अपनाया। कुछ जो ऐसी प्रथाएं थी या परंपरागत ऐसी जो नियम कानून थे उसको बाकायदा चालू रखा ताकि विद्रोह न हो, और कुछ उसमें सुधार करके उन्हीं को क्या है अप्लाई कर दिया। थोड़ी सी अब इनके राज्य में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मतलब पद थे और कौन कौन से ऐसे विभाग थे। तो दीवाने बिजारत, दीवाने बिजारत यह है ये भू राजस्व के निर्धारण एवं वसूली से संबंधित विभाग था। कौन सा? दीने बिजारत। शेरशाह सूरी के सासाराम के भू राजस्व के प्रबंधन में अनुभव प्राप्त किया था, अतः इस विभाग पर क्या है शेरशाह सूरी का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप था। दीने विजारत कौन सा विभाग था? भू राजस्व विभाग। दीवाने अर्ज यह सैनिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं वेतन से संबंधित विभाग था। शेरशाह ने दाग एवं मूल्यों की पद्धति पुनर्जीवित की, जो अलाउद्दीन के शासनकाल में था कि दाग, घोड़ों पे दागना और सैनिकों की हुलिया, इसने उस प्रथा को पुनः जागृत कर लिया कि भाई फिर से ये घोड़े दागना और सैनिकों को एक व्यवस्थित हुलिया देने का प्रारंभ भी इसने, उसकी जो प्रथा थी उसको पुनर्जीवित कर दिया। किसने? शेरशाह सूरी ने। दीवाने इंसाफ यह पत्राचार से संबंधित विभाग था। शाही घोषणा पत्र, संदेशों से अभिलेख, राज्यपालों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों के पत्राचार रखना इस विभाग का कार्य था। दीने रसालत धर्म से संबंधित विभाग था। दीने कजा न्याय विभाग था। इन सभी विभागों एवं पद अधिकारियों को शेरशाह ने मूल रूप से ही विद्यमान रखा। इन सबको क्या वैसे के वैसे ही रखा था। वस्तुतः शेरशाह सूरी दिल्ली पर शासन स्थापित करने के बाद अति केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, तत्कालीन परिस्थितियों एवं स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव के कारण शेरशाह के लिए यह व्यवस्था सबसे अधिक श्रेष्ठ थी। अनुभव बहुत प्राप्त था उसको। भाई एक प्रकार से 60 की अवस्था में राजा बनने के बाद सारे ही क्या है एक प्रकार से कूटनीतियां विद्यमान हो जाती हैं, और वहीं डिप्लोमेटिक जो है वो आराम से यहाँ बन जाती है। वही 25-26 साल का, 29-30 साल का, 30 साल का राजा बनता है तो डिप्लोमेटिक से काम नहीं लेता युद्ध और तलवार से काम। शेरशाह सूरी ने केंद्र को प्रांतों में, प्रांतों को जिले में, जिले को तहसीलों में तथा तहसील को ग्रामों में विभक्त कर दिया। देख पा रहे हो जितना बड़ा साम्राज्य उनको टुकड़ों में बांटकर वहां पर शासन चलाना। ये तो प्राचीन, यहाँ ये तो क्या है भारत के इतिहास चला आ रहा है। प्राचीन काल, मध्यकाल, मतलब जितना बड़ा, जैसे भारत एक देश है, देश को क्या है फिर हमने केंद्रीय सत्ता में रखा है, केंद्रीय सत्ता को फिर हमने किस में रखा है? राज्य में। फिर राज्य को हमने काय में बांटा है? जिलों में। जिलों को तहसील में बांटा है, तहसीलों को काय में बांटा है? तहसीलों को ग्राम में बांटा है। फिर उसके बाद यही मतलब सत्ता का क्या है डिवाइडेशन कर दिया एक प्रकार से। जैसे क्या है एक जो कोई भी राज्य है और कोई भी मतलब जो साम्राज्य है एक प्रकार से सुदृढ़ चलता है, वो यही किया किसने? शेरशाह सूरी ने। प्रांतों को सूबे, जिले को सरकार कहा जाता था और प्रांतों को सूबा कहा जाता था तथा तहसीलों को प्रांगण की संज्ञा दी जाती थी। बंगाल के महत्व को समझते हुए शेरशाह ने अकेले बंगाल को ही 19 सरकारों में विभक्त कर दिया था, मतलब 19 जिलों में विभक्त कर दिया बंगाल को महत्व को देखते हुए। शेरशाह ने केंद्र को प्रांतों में, प्रांतों को जिले में, ये तो हम बता चुके हैं, विभक्त कर दिया था।
क्योंकि बंगाल को उसने 19 जिलों में विभक्त कर दिया था। क्योंकि बंगाल दिल्ली से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर स्थित था, अतः अपने विरुद्ध किसी गठबंधन की संभावना को स्वीकारते हुए बंगाल को उन 19 छोटे छोटे विभागों में विभक्त कर दिया था। बंगाल दूर भी था और किसी प्रकार का क्या है वहां पर विद्रोह या किसी भी प्रकार का वहां पर क्या है विद्रोह ना हो पाए और संगठन ना बन पाए, ताकि इसीलिए उसको छोटे छोटे 19 भागों में विभक्त कर दिया था। शेषासुरी ने ही प्रांतों में सैनिक गवर्नरों को नियुक्त करने की रीति का प्रचलन किया। इस समय प्रांत के प्रमुख अधिकारी को फौजदार कहा जाता था, जो कि सैनिक विभाग से आता था। फौजदार सैनिकों का मुख्य अधिकारी। प्रत्येक सरकार जिले का प्रशासन एक न्याय अधिकारी के माध्यम से किया जाता था, जिसे आमीर बंगाल तथा सिकदारान फौजदार कहा जाता था। तो जिले का अधिकारी होता था वो कौन था? अमीर बंगाल अथवा सिकदारान फौजदार कहा जाता था। यह अधिकारी सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी था तथा सीधे शेषा को क्या है रिपोर्ट करता था। यह अधिकारी सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी तथा सीधे शेषा को रिपोर्ट करता था। एक मुंसिफान नामक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति भी की। इस प्रकार शेषासुरी की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रतिकरण के अप्रत्यक्ष संकेत देख सकते हैं। कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग, मतलब कि कानून कोई बनाएगा, लागू कोई करेगा, दंड कोई देगा, और ये तीनों में कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी प्रकार तहसील अथवा प्रांगण में सिकदार और मुंसिफ कारकुन खानदार जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की थी। किसमें? तहसील अथवा प्रांगण में, मतलब सभी सूबे में भी नियुक्ति की थी। सूबे के बाद सरकार जिसको जिला कहा जाता है, उसके बाद तहसील, प्रांगण, सब में अधिकारियों की नियुक्ति बराबर से की थी। सिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था और उसका कार्य प्रांगण में शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता था। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का निर्णय करना था। भूमि की नाप एवं लगान की व्यवस्था करना था। फतेदार खंजाकी तथा कारकुन का कार्य उपयुक्त समस्त कार्यों का लेखा जोखा करना था। शेषासुरी ने ग्राम की जो परंपरागत व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। ग्रामीण स्तर पर मुकदमा अथवा चौधरी प्रमुख अधिकारी था। ग्रामीण में जो व्यवस्था था न्यायपालिका में, वो चौधरी क्या प्रमुख माना जाता था। मुकदमा को ही गांव की सुरक्षा एवं सफाई आदि का प्रबंधन करने को जिम्मा सौंपा जाता था। मुकद्दम जो कि चौधरी होता था गांव का उस समय। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी की बात करते हैं तो दीवाने वजारत हमने पढ़ा था। लगान निर्धारण एवं आय व्यय निरीक्षक, दीवाने अर्ज सैनिक संगठन एवं भर्ती, दीवाने इंशा सुल्तान के आदेशों को लिखांकन करना, दीवाने रसालत पत्र व्यवहार एवं राजकीय संदेश वाहक, दीवाने कजा न्याय विभाग अथवा प्रधान काजी, दीवाने वरिद अथवा वरीदे मामलिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, दीवाने सम शाही परिवार का संरक्षक अथवा प्रभारी। अब क्या है, शेषासुर की भूराजस्व व्यवस्था को थोड़ा देख लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास में शेषासुरी है का कुशल भूराजस्व प्रधान जो उसका भूराजस्व प्रधान प्रणाली है बहुत ही प्रसिद्ध है। शेरशाह की प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भूराजस्व व्यवस्था थी। शेरशाह ने टोडरमल की सहायता से भूराजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। टोडरमल याद करना अकबर के समय भी काम पड़ेगा। टोडरमल ने अकबर के शासनकाल के दौरान भी कार्य किया था, आपको पता होगा, मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन था जिसमें। संभवतः एक यही कारण था कि अकबर ने भूराजस्व व्यवस्था के संबंध में शेषासुरी का मॉडल अनुसरण किया। अकबर ने दो चीजों का अनुसरण किया।
अपने अपने साम्राज्य में। एक तो प्रशासनिक व्यवस्था में, दूसरा भूराजस्व व्यवस्था में। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य के भीतर आने वाली समस्त कृषि योग्य भूमि और परती भूमि दोनों की नपाई करवाई तथा उसके आधार पर राजस्व की दरें निर्धारित की। पहले तो भूमि अलग करवाई कि कौन सी मतलब योग्य है भूमि करने वाला, कौन सी भर्ती है। उसके बाद दोनों पर अलग अलग क्या है लगान और अलग अलग कर नियुक्त किया। भूमि की नाप के लिए शेरशाह ने अहमद खान नामक एक अधिकारी की सहायता ली। भूमि की नाप इस कार्य में क्या है हिंदू ब्राह्मणों द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया। भूमि के नाप के लिए 32 अंकों वाले सिकंदर गज का प्रयोग किया गया। नाप का आधार बीघा माना जाता था। तो सबके शासनकाल में भूमि को नापने के लिए अलग अलग यंत्रों, अलग अलग तकनीक का प्रयोग किया जाता था। शेरशाह सूरी के समय 32 अंकों वाले सिकंदर गज का प्रयोग किया जाता था और इसमें बीघा माना जाता था, कईयों ने गज में माना है। शेरशाह सूरी की भूमि माप की पद्धति जब्ती पद्धति कहलाती है। जब्ती पद्धति टोडरमल पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, क्योंकि टोडरमल को इस प्रणाली का जनक कहा जाता है। जब आपसे पूछे कि जब्ती पद्धति का जनक कौन है तो टोडरमल है। माप की इकाई के लिए शेरशाह सूरी ने जरबी का प्रयोग किया। जरबी सन के डंडे या रस्सी का बना होता है। माप की सबसे छोटी इकाई बीघा माना गया है और सबसे बड़ी इकाई परगना को माना गया है। ठीक है, तत्कालीन व्यवस्था के विपरीत शेरशाह सूरी ने राजस्व की वसूली के लिए बिचौलियों अथवा जमींदारी को कोई स्थान नहीं दिया। समझ पा रहे हो, राजस्व की वसूली के लिए बिचौलियों और मध्यस्थता को ही खत्म कर दिया, जमींदारों को और बिचौलियों को ही समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर उसने सीधे किसानों को राजस्व की ओर से भूमि का स्वामी स्वीकारते हुए पट्टे जारी किए। मतलब उस जमाने में पट्टे जारी किए सीधे किसानों को, और बिचौलियों का ही समाप्त कर दिया कि भैया कोई बिचौलिया हमारे मतलब कोई किसान की ओर से कोई बिचौलिया नहीं जाएगा, कोई जमींदार नहीं देगा, कोई जमींदार मतलब कर नहीं लेगा, कोई बिचौली कर नहीं लेगा। डायरेक्ट शासन क्या है एक प्रकार से अधिकारी को कर लिया जाएगा उनसे, और जमीन के पट्टे भी दे दिए। यहाँ तो जमींदारों के पास पट्टे होते हैं किसानों के। तो उस समय में कितनी अच्छी व्यवस्था थी शेरशाह सूरी समय। पट्टे पर जमीन का प्रकार, मतलब यहाँ पर पूरी जो जमीन है किसान की उसका लेखा था। पट्टे पे जमीन का प्रकार, स्वामी का नाम आदि स्पष्ट रूप से अंकित था और कबूलियत में यह बात स्पष्ट की थी कि संबंधित किसान को कितना राजस्व प्रदान करना है। उसमें लिखा भी था कि कितना कर देना है। भूराजस्व अधिकारियों को स्पष्ट रूप में निर्देश था कि वे नियमों का पालन करें। वस्तुतः शेरशाह की लगान व्यवस्था ब्रिटिश कालीन रैयतवाड़ी व्यवस्था के समतुल्य थी। ब्रिटिश कालीन रैयत व्यवस्था को शेरशाह की इसी व्यवस्था से ग्रहण किया गया। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ब्रिटिश काल से, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शेरशाह सूरी मॉडल से ही ली थी। वो रैयतवाड़ी व्यवस्था देखें, प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ रहे हैं अपन, तो प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता है, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जिसने भी क्या है अपनी भूमि पंजीकृत कराई है, वो एक प्रकार से उसी भूमि का स्वामी है, और वो एक प्रकार से उस भूमि की ओर से कर को भी देगा सरकार को। पहली बार 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के बारामहर जिले में लागू किया था। ये आगरा में अलेक्जेंडर रीड द्वारा लागू किया था। मद्रास तथा बम्बई, वर्तमान बॉम्बे, असम के अधिकांश भागों में लागू। लगभग 51% भूमि प्लस रैयत या किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया था। शेरशाह सूरी ने भूमि को 3 भागों में बांटा: अच्छी भूमि, औसत अथवा मध्यम, और उसके बाद खराब भूमि। इन तीनों प्रकार की भूमियों के लिए रबी एवं फसल, जो रबी एवं क्या है खरीफ की फसलों को वार्षिक उपज के आधार पर औसत उत्पादन का अनुमान लगाया गया। ठीक, राई, यह फसल दरों की एक सूची थी। राई के बारे में बात कर रहे हैं। यह फसल दरों की एक सूची थी, जो क्या सूची थी पैदावार की किस्म के आधार पर दोनों मौसमों की सब प्रकार की फसलों की प्रति बीघा औसत
पैदावार की गणना करके इसका 1/भाग वसूला जाता था। रई क्या है, एक प्रकार से फसलों की एक सूची की दर है, और उसमें क्या होता था, पैदावार की किस्म के आधार पर, मतलब जिस प्रकार की मतलब पैदावार की किस्म है उसके आधार पर दोनों मौसम की सभी प्रकार की फसल की प्रति, मतलब जो जितने दोनों मौसम है उनमें सभी प्रकार की फसलों के प्रति बीघा और औसत पैदावार की गणना करके उसका 1/भाग वसूला जाता है, 1/3 भाग वसूला जाता था। हालांकि अपवाद स्वरूप मुल्तान से कुल पैदावार का 1/4 भाग राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया था। मुल्तान से अपवाद है, ये कोई मतलब ऐसा कोई नहीं है कि है ही, अपवाद के स्वरूप में मुल्तान से 1/4 और बाकियों से 1/3 लिया जाता था राजस्व के रूप में। हालांकि इतिहास में इस अपवाद का मान्य कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। संभव था मुल्तान में भूमि की पैमाइश नहीं कराई गई, क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिक संवेदनशील होने के कारण इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। उसकी पैमाइश नहीं की गई थी भूमि की, मुल्तान की। भूमि के इस प्रकार के विभाजन का एक मुख्य लाभ यह हुआ कि इससे राजस्व की भूमि की गुणवत्ता एवं उत्पादन का स्तर बढ़ गया। भूमि की क्या है, एक प्रकार से उसकी गुणवत्ता एवं उत्पादन का स्तर भी बढ़ गया इस प्रकार की व्यवस्था से। साथ ही भूमि के इस प्रकार के विभाजन से औसत भूमि को अच्छी एवं खराब भूमि को औसत बनाने की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ किए गए। उसके बाद मालगुजारी, लगान अथवा शेरशाह सूरी ने किसानों से जरबनी एवं महासिलाना नामक 2 शुल्क भी वसूले। जरबनी एक प्रकार का सर्वेक्षण शुल्क था जो कि पूरा इसका 2.5% होता था, जरबनी। जबकि महासिलाना एक प्रकार से कर संग्रह शुल्क था, जिसका उद्देश्य कर की वसूली एवं भूमि की नाप आदि में होने वाले राज्य के खर्चे की भरपाई करना था। महासिलाना कर भूमि का 5% होता था। महासिलाना शुल्क एक प्रकार का अन्य उद्देश्य भी था इसका वसूलने का, अकाल अथवा अप्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए इस प्रकार के कर का बफर स्टॉक तैयार करना भी था। एक प्रकार का महासिलाना कर का उल्लेखनीय है कि यह दोनों प्रकार के शुल्क भूराजस्व की निर्धारित सीमा से अतिरिक्त वसूले जाते थे, मतलब इनसे अतिरिक्त वसूले जाते थे, लगान के कर से नहीं, अलग से वसूले जाते थे कर। इन शुल्कों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में लगने वाले शेष संदर्भ में समझा जा सकता है। राज्य को कर के निर्धारण में के समय उदार और दयालु होना चाहिए, जबकि कर की वसूली के समय कठोर होना चाहिए। शेरशाह सूरी का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि राज्य को जब कर का निर्धारण करें तो वो उदार हो सकता है उस समय कि कम लगाए, लेकिन वसूली के समय उसको उदार नहीं होना चाहिए, उसको कठोर होना चाहिए, पूरा परफेक्ट वसूली। शेरशाह सूरी ने भूराजस्व के संबंध में किसानों की सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा। उदाहरण, किसानों द्वारा नकद अथवा उपज के रूप में लगान की अदायगी की जा सकती थी। नकद और उपज के रूप में भी क्या है, कर की अदायगी की जा सकती थी। अकाल, सूखा, बाढ़ की स्थिति में लगान को क्षमा कर दिया जाता था। कितना अच्छा बात है, जब अकाल पड़े, जब बाढ़ पड़े, जब सूखा पड़े तो उस समय लगान नहीं लिया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज थे तो अकाल पड़े, सूखा पड़े, बाढ़ पड़े, उनको तो क्या है, कर चाहिए। साथ ही इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य की ओर से किसानों को ब्याज रहित ऋण भी प्रदान किए थे, मतलब ऋण मिलता था लेकिन उस पर ब्याज नहीं लगता था। किसानों को सरल किस्तों में इस ऋणों की अदायगी का भी विकल्प प्रदान किया। किस्त सुविधा कर दी भैया, या अगर आप 10,000 अगर आप 20,000 लेते हो तो उसको किस्तों में बटाओ। तो किस्तों की सुविधा आज से नहीं चल रही है बैंकों द्वारा, प्राचीन काल से चल रही है, प्राचीन मध्य। शेरशाह सूरी की आर्थिक सुधार के बारे में बात कर लीजिए। शेरशाह सूरी ने राज्य के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुद्रा, चुंगी तथा विदेशी व्यापार संबंधी नियमों का सरलीकरण एवं मानकीकरण किया। उसने न केवल टकसला में कुछ विशेष परिवर्तन किए, बल्कि पूर्वगामी शासकों के अवनति को भी ठीक करने का प्रबंध किया।
शेरशाह सूरी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुद्रा, चुंगी तथा विदेशी व्यापार संबंधी नियमों को सरलीकरण एवं मान्यवर्ण किया। उसने टक्सला में कुछ विशेष परिवर्तन किए, बल्कि पूर्वगामी शासकों की अवनति को भी ठीक करने का प्रयत्न किया। शेरशाह ने सोने, चांदी एवं तांबे के मानक सिक्कों का विकास किया। शेरशाह ने ही सर्वप्रथम चांदी का रुपया जारी किया, जो कि 178 गिन का होता था। शेरशाह के समय 1 रुपया 64 दाम के बराबर होता था। ठीक है, शेरशाह सूरी की मुद्राएं देखें। उस काल में अशरफी सोने की मुद्रा हुआ करती थी, रुपया चांदी की मुद्रा हुआ करता था, दाम तांबे की मुद्रा था। रुपया एवं दाम एक 64 अनुपात का होता था। वो दाम के अतिरिक्त अघोला, पावल एवं दमड़ी भी क्या है, तांबे के सिक्के थे। शेरशाह सूरी की जो मुद्राएं थी, चौकोर, वर्ताकार दोनों प्रकार की थी मुद्राएं। सिक्कों पर अरबी में क्या है, शेरशाह सूरी का नाम और पदवी एवं टकसाल का नाम था। कुछ मुद्राओं पर शेरशाह सूरी ने क्या है, देवनागरी लिपि में भी क्या है, लिपि अंकित करवाई थी। टकसालों की संख्या 23 थी, किंतु प्रमुख टकसाले आगरा, ग्वालियर, उज्जैन, लखनऊ, सासाराम और आबू में थे। शेरशाह सूरी का मुद्रा सुधार स्थायी सिद्ध हुआ, जिसे मुगलों ने भी अपनाया। बहुत बचा है अभी, प्रकार से देख लेते हैं कितना और बचा है। तो शेरशाह सूरी ने भूराजस्व व्यवस्था के संबंध में 3 प्रकार की प्रणाली को अपनाया। एक तो क्या है, गलाबख्शी अथवा बटाई, दूसरा क्या है, नक्श मुक्ताई अथवा कनकूट, तीसरा है नगदी अथवा जब्ती जमाई। शेरशाह सूरी से पूर्व अलाउद्दीन तथा सिकंदर लोदी ने भी भूमि की नाप करवाई थी, किंतु सुव्यवस्थित एवं मानवीकृत भूमि की पैमाइश का कार्य शेरशाह द्वारा किया गया। इससे पहले भूमि नपाई का कार्य क्या है, सिकंदर लोदी ने भी किया था, अलाउद्दीन ने भी किया था, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से मानवीकृत रूप में क्या है, शेरशाह सूरी ने उसकी करवाई थी व्यवस्था, भूमि को नपाई की। शेरशाह सूरी की न्यायिक व्यवस्था देखें। सूरी वंश में न्यायिक व्यवस्था निष्पक्ष किंतु अत्यधिक कठोर थी। स्वाभाविक रूप से सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्याय की बात कर रहे हैं, राजा सबसे सर्वोच्च होता है शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था में। शेरशाह सूरी ने सुल्तान उल आदिल की उपाधि धारण की थी। न्याय में समता के सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया था। लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय मुंसिफ परगना तथा मुंसिफन सरकार करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय सिकदर परगना तथा सिकदारे दारीन द्वारा किया जाता। मतलब अलग अलग सूबे में कोई और करेगा, सरकार में कोई और करेगा और प्रांगण में कोई और करेगा। ग्रामीण स्तर पर न्यायिक व्यवस्था का संचालन चौधरी अथवा मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया द्वारा किया जाता था। ग्रामीण में एक चौधरी हुआ करता था जिसको क्या मुकद्दम कहा जाता था और उसका न्याय वही करता था। शेरशाह सूरी ने के अपराधों के मामले में स्थानीय उत्तरदायी के सिद्धांतों को लागू किया। गांव में यदि कोई चोरी होती थी तो उसके लिए मुकद्दम ही उत्तरदायी होता था। यदि मुकद्दम चोर का पता नहीं लगा पाता था तो उसको सजा दी जाती थी और उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी। कितनी बढ़िया व्यवस्था, मतलब एक प्रकार से कि जैसे अगर आपके घर में चोरी हुई और वो पुलिस उसको चोर को ढूंढ के नहीं निकाल पाई
तो सोचो उसकी जिम्मेदारी भी पुलिस की होगी, और जो रुपया लौटा है आपके घर से 50-60, उसकी भरपाई भी पुलिस करेगी। इस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप शेरशाह सूरी की शक्तिशाली एवं विशाल सेना रखने की व्यवस्था आवश्यकता अनुभव की। सैन्य व्यवस्था के लिए शेरशाह सूरी न केवल एक विशाल सेना का निर्माण किया, वरन उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को पुनः जीवित किया तथा सेना को संगठित कर एक विशालशाही व्यवस्था की। शेरशाह सूरी ने अपने शासन को साम्राज्य के विभिन्न अंगों में आवश्यकता अनुसार विभाजित कर दिया, तो हमने देख लिया। शेरशाह सूरी की गुप्तचर व्यवस्था। शासन व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए और अपनी अधिकारियों की मनमानियों पर अंकुश लगाने के लिए शेरशाह ने एक स्वस्थ गुप्तचर विभाग का निर्माण किया, ताकि क्या है एक प्रकार से भ्रष्टाचार न फैले। वस्तुतः यह समय राजनीतिक उथल पुथल का होने के कारण शासकों को प्रत्येक घटना की पूर्व में जानकारी होना नितांत आवश्यक था। शेरशाह सूरी ने सभी प्रमुख नगरों तथा केंद्रों में गुप्तचरों को नियुक्त किया गया था। शेरशाह को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों के माध्यम से राजस्व, न्याय, सामान्य प्रशासन, बाजारों की कीमतों आदि के बारे में सूचनाएं गुप्त रूप में मिलती रहती थी। यही होता है गुप्तचर व्यवस्था, मतलब गुप्तचर विभाग रखने का फायदा। न्याय की आपको मतलब विस्तृत रूप से जानकारी मिलती रहेगी, बाजार की आपको जानकारी मिलती रहेगी, सामान्य प्रशासन की जानकारी मिलती रहेगी, राजस्व की आपको जानकारी मिलती रहेगी, ताकि कहीं कोई भ्रष्टाचारी ना हो और कहीं विद्रोह ना हो। सूचनाओं को शीघ्रता पूर्वक भेजने के लिए सराय डाक चौकी की व्यवस्था भी की थी, जहां 2 घोड़े सदैव उपलब्ध रहते थे। सड़कों का निर्माण भी कराया इसने। लोक कल्याण कार्य भी किए उसने कई, और धार्मिक शैक्षण भी था कहीं ना कहीं। और समाप्ति किस प्रकार होती है, मृत्यु किस प्रकार होती है किसकी, शेरशाह सूरी की, तो 22 मई 1545 में राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए, जब राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए उस उक्का नामक तोप से निकले हुए गोले के फटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम शाह दिल्ली का उत्तराधिकारी बना, किंतु 1553 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सलीम शाह का पुत्र सिकंदर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, किंतु शीघ्र ही 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित करके पुनः इस पर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। और तो यहाँ पर क्या है, फिर से हुमायूं का एक प्रकार से शासन हो गया, और यहाँ पर शेरशाह सूरी का वंश खत्म हो गया। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार के राज्य के सासाराम में है, मतलब एक मकबरा कहाँ पर है, बिहार के सासाराम में स्थित है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि एक कृत्रिम झील के पास में खड़ा है, लगभग वर्गाकार है। इसी भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से खत्म होता है शेरशाह सूरी, और उसके बाद पढ़ेंगे हम हुमायूं को फिर से थोड़ा बहुत, और हुमायूं के बाद अकबर। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई है। ये कहानी और कहानी के रूप में आप इतिहास को जान सकते हैं। और मेरे द्वारा क्या है, एक प्राचीन से लेके जहाँ मतलब एक प्रकार से एक 25 लाख मतलब पहले से, और जो 2000 की मतलब यहाँ चल रहा है वहाँ तक इतिहास को खड़ा करने का मतलब एक उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य में हम क्या है 1500 ईस्वी में पहुँच चुके हैं, 1500 1600 1700 1800 1900 फिर 2000। तो कोई टाइम नहीं लगेगा, आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में ये पूरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इतिहास को जानने के लिए देखते रहिए ज्ञान की दुनिया निशु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।